जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्र गौरव के अलग अलग एपिसोड में हम बात करते थे किस प्रकार से फार्मा कंपनियां या फार्मा लॉबी या मेडिकल माफिया या मॉडर्न मेडिकल सिस्टम किस प्रकार से रोगियों की जान लेने का काम करते हैं। आपके सामने आप देख रहे हैं, सामने स्क्रीन के ऊपर व्हाइट कोट ब्लैक हैट के नाम से कार्ल इलियट की एक बुक आपको दिखाई दे रही है। ये बुक कार्ल इलियट ने लिखी है। कार्ल इलियट कौन है? मिनेसोटा विश्वविद्यालय के सेंटर ऑफ बायोएथिक्स में प्रोफेसर हैं, डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी एंड द स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के फैकल्टी मेंबर हैं। कार्ल इलियट जिन्होंने इस पुस्तक को लिखा है, उन्होंने 7 किताबों का लेखन और संपादन करने का काम किया है। व्हाइट कोट ब्लैक हैट के साथ साथ उन्होंने और बहुत सी किताबें लिखी हैं। कार्ल इलियट के बहुत से लेख द न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क रिव्यू ऑफ बुक्स में, अटलांटिक मंथली में, मदर जोन्स में, अमेरिकन स्कॉलर में एंड द न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में प्रकाशित होते रहते हैं। मतलब ये हेल्थ के क्षेत्र के एक जाने माने रिसर्चर हैं जो बहुत पैनी नजर इन चीजों के ऊपर रखते हैं। अब ये जो कार्ल इलियट हैं, ये 25 सालों से दवाओं के माध्यम से फार्मा माफिया कैसे गलत करता है उससे टकराते रहते हैं, उसके खिलाफ आवाज उठाते रहते हैं। और वो ये कहते हैं, अपनी पंच लाइन में ये कहते हैं कि यदि आपको ये लगता है कि आपका डॉक्टर निष्पक्ष निर्णय करके अच्छी मेडिकल रिसर्च के आधार पर आपको अच्छी दवाएं लिखते हैं, तो आपको यह पुस्तक उस पुराने जमाने की कल्पना से जिसमें आप डॉक्टर के ऊपर, मेडिकल सिस्टम के ऊपर भरोसा करते हैं, उसको बाहर निकाल देगी, उसको वंचित कर देगी। वो कहते हैं कि कार्ल इलियट तथ्यों के साथ कहते हैं कि बड़ी दवा कंपनी, जितने भी मेडिकल एस्टेब्लिशमेंट हैं, जितने जैसे एफडीए जैसी संस्थाएं हैं, इनको रिश्वत देते हैं, रिश्वत देकर भ्रष्ट करते हैं और भ्रष्ट करने के बाद यह सुनिश्चित करते हैं कि हम यानी मरीज यह नहीं जान सके कि कौन सी दवा ठीक थी, कौन सी दवा गलत थी और डॉक्टर ने वो दवा क्यों लिखी। कार्ल इलियट्स जो अपनी व्हाइट कोट ब्लैक हैट में जो बात करते हैं, वो आगे लिखते हैं, वो कहते हैं कि द गिनी पिग, वो गिनी पिग की बात करते हुए आगे कहते हैं कि गिनी पिग किसको कहते हैं? वो टेस्टिंग और ट्रायल में जब हम देखते हैं, तो जब ट्रायल किया जाता है, टेस्टिंग की जाती है, दवा के ऊपर रिसर्च की जाती है, तो एक अहम हिस्सा कौन होता है? अहम हिस्सा वो होता है जिनके ऊपर ट्रायल किया जाता है। तो गिनी पिग्स के ऊपर, जिनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाता है, उसके बारे में कार्ल इलियट ये कहते हैं कि ये इस ड्रग इंडस्ट्री का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। और वो एक शहर का नाम बताते हैं, वो कहते हैं कि फिलाडेल्फिया अमेरिकी राज्य की पेंसिल्वेनिया स्टेट का एक बड़ा शहर है। यहां 4 मेडिकल स्कूल हैं और यह शहर ड्रग इंडस्ट्री के कॉरिडोर बोला जाता है। इसका जो कारोबार है ये न्यू जर्सी तक फैला हुआ है। इसमें लेखक कहता है कि जो ह्यूमन ट्रायल किए जाते हैं, उसमें जो टेस्टिंग और ट्रायल होते हैं, वो जिन ट्रायल को पैसा मिलता है वो ट्रायल लंबे समय तक चलते रहते हैं। और ऐसे ट्रायल के अंदर लोगों की बार बार शुगर की जांच, ब्लड की जांच, यूरिन की जांच की जाती है, उनकी चिकित्सा का ध्यान रखा जाता है। जिनके ऊपर ये ट्रायल की जाती है, जांचें की जाती हैं, उनकी कभी ब्रोंकोस्कोपी या बायोप्सी जैसी प्रक्रियाएं भी की जाती हैं। अगर ट्रायल करते करते दवा का साइड इफेक्ट आया तो उन लोगों को नींद नहीं आने की बीमारी, उनकी मलाशय की जांच करनी, उनके ऊपर, चेहरे के ऊपर उनकी एलर्जी का क्या दवा से इंपैक्ट हो रहा है उसकी जांच करनी, ये सब ऐसी प्रक्रिया का हिस्सा होते हैं। और ये ट्रायल जो करवाते हैं, वो जो इस दर्द को सहते हैं, उन्हें धन की जरूरत होती है, उनके पास समय बहुत होता है। अधिकतर लोग बेरोजगार होते हैं क्योंकि उनको पैसे की आवश्यकता होती है। ऐसे बेरोजगार लोग, ऐसे कॉलेज के छात्र लोग, ऐसे गरीब लोग जिनके ऊपर दवा का परीक्षण किया जाता है, उनको पैसे दिए जाते हैं और उनके लिए एक रोजगार का काम करता है। और वो एक ट्रायल में हिस्सा लेते हैं, एक ट्रायल में हिस्सा लेने के बाद एक ट्रायल खत्म होता है तो दूसरे ट्रायल में शामिल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका वो फुल टाइम बिजनेस है। वो आगे कहते हैं कि अधिकांश दवाओं का अध्ययन, जो पहले दवाएं बनती थी 1970 से पहले, तो जितनी दवाओं के ऊपर रिसर्च होती थी वो मेडिकल कॉलेजेस के अंदर होती थी, हॉस्पिटल्स के अंदर होती थी। अब मेडिकल कॉलेजेस के अंदर और हॉस्पिटल के अंदर जो रिसर्च होती थी वो रियल रोगियों के ऊपर, जिनके ऊपर आवश्यक है उनके ऊपर होती थी। लेकिन वो कहते हैं कि अब आज स्थिति क्या बन गई है? आज स्थिति ये बन गई है कि फार्मा कंपनियों का प्रेशर इतना है कि तत्काल ट्रायल करना है,
तत्काल रिजल्ट देने हैं, तत्काल दवा को लॉन्च करना है, दवा की मार्केटिंग करके उसे बेचना है, तो इसके लिए इतना दबाव है कि वो मेडिकल कॉलेजेस के अंदर, स्कूलों के अंदर, हॉस्पिटल के अंदर रिसर्च नहीं करके अलग अलग साइट डेवलप कर लेते हैं कि एक फर्जी हॉस्पिटल डेवलप कर लिया, उसमें शराबियों को, गरीबों को, बेरोजगारों को रख लिया और उनके ऊपर ट्रायल के नाम से खाना पूर्ति कर ली जाती है। वो आगे कहते हैं, वो कहते हैं कि ट्रायल करने के लिए एकेडमिक फिजिशियंस के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते थे पहले, लेकिन अभी ट्रायल में जो कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है वो ऐसे ठेकेदारों से किया जाता है जिनका काम ही जैसे मजदूर उपलब्ध करवाते हैं ऐसे ही गिनी पिग उपलब्ध करवाने का काम करते हैं। कार्ल इलियट आगे क्या कहते हैं कि जो क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल करते हैं इनकी जो जगहें हैं वो बहुत खतरनाक है। वो कहते हैं कि मियामी डेड काउंटी जो अमेरिका का एक शहर है, उसमें मई 2006 में फायर एंड सेफ्टी के कारणों से एक हॉलिडे इन नाम की बिल्डिंग को गिराने का आदेश दिया। ये हॉलिडे इन नाम की बिल्डिंग क्या थी? ये हॉलिडे इन नाम की बिल्डिंग उत्तरी अमेरिका में 675 बिस्तर वाला एक ड्रग टेस्टिंग साइट थी। मतलब 700 बिस्तर वाला एक फर्जी हॉस्पिटल बना रखा है जिसमें केवल दवा के ऊपर परीक्षण करके मरीजों को भर्ती किया जाता है। ब्लूमबर्ग मार्केट्स जो एक फाइनेंशियल मैगजीन है, उसकी रिपोर्ट के बाद इस इमारत के मालिक SFBC इंटरनेशनल, जो ड्रग ट्रायल में भाग लेने वाले जो अप्रवासी होते थे और आधे तो ऐसे होते थे जिनका आइडेंटिफिकेशन नहीं होता था, उनको भुगतान करते थे। इस ऑपरेशन को इस वर्ष की शुरुआत में बंद कर दिया था। क्लिनिक के चिकित्सा निदेशक ने कैरेबियन के एक स्कूल से डिग्री प्राप्त की थी, मतलब किसी एक फर्जी स्कूल में डिग्री प्राप्त की, उसको खुद को कभी मेडिकल प्रैक्टिस करने का लाइसेंस नहीं मिला। ऐसे लोग मिलकर ये ट्रायल करने वाली टेस्टिंग की साइट या ठेकेदारी के काम करते हैं। इस कंपनी के ऊपर 208 करोड़ रुपए का भुगतान करना पड़ा और कई जुर्माने और मुकदमे होने के कारण उसको बार बार अपना नाम चेंज करना पड़ा। तो अमेरिका की आप हालत देख सकते हैं कि अमेरिका में ऐसे ठेकेदार पनपे हुए हैं जो अमेरिका की कंपनियों की दवा आप बहुत अच्छी मानते हैं, उनके ऊपर ट्रायल करने के लिए ठेकेदारी लेते हैं। 1996 में वॉल स्ट्रीट जर्नल ने रिपोर्ट किया कि इंडियानापोलिस यूएस में अपने टेस्टिंग की साइट पर एली लिली एक बहुत बड़ी कंपनी है, उसने अपनी दवाओं का परीक्षण करने के लिए एक लोकल शेल्टर से, मतलब फुटपाथ के ऊपर रहने वाले बेघर शराबियों से संपर्क किया और उन शराबियों को कहा कि हम आपके ऊपर दवा का प्रयोग करेंगे, और उन शराबियों के ऊपर दवा का प्रयोग करना शुरू कर दिया। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इसके बारे में जानकारी मिली तो उसकी शिकायत की गई तो एली लिली के क्लिनिकल फार्माकोलॉजी के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं उन्होंने बताया कि बेघर लोगों ने, कि हमने इनको बुलाया नहीं है, ये जो बेघर लोग हैं, शराबी लोग हैं, इन्होंने समाज की चैरिटी करने के लिए, समाज का भला करने के लिए इस ट्रायल में हिस्सा लिया था, जबकि उन शराबियों को लालच देकर ये फार्मा कंपनी अपने ट्रायल में शामिल करती हैं। आप अंदाजा लगाइए कि एक शराबी के ऊपर किसी दवा का ट्रायल होगा तो वो क्या फीडबैक देगा, उस दवा के आधार पर उस दवा का क्या परीक्षण किया जाएगा, क्या ट्रायल किया जाएगा और उसके कैसे परिणाम आएंगे और कैसे परिणाम रिकॉर्ड किए जाएंगे, आप अंदाजा लगा सकते हैं। आगे 1970 का एक और एग्जाम्पल वो देते हैं। वो कहते हैं कि 1970 से पहले चिकित्सा के अनुसंधान बहुत बुरे तरीके से रेगुलेटेड होते थे। फेज 1 के बहुत से ट्रायल तो कैदियों के ऊपर किए जाते थे, और ये जो कोई नई दवा होती थी तो नई दवा के FDA के रेगुलेशन के लिए इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड बनाए जाते थे और उससे अप्रूव किए जाते थे। लेकिन अभी क्या स्थिति है? वो कहते हैं कि किसी भी ड्रग की दवा के रिव्यू करने के लिए जो इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड बनते हैं वो एकेडमिक सेटिंग के बाहर बनाए जाते हैं। एकेडमिक सेटिंग के बाहर बनाकर जो रिसर्च के स्पॉन्सर्स हैं वो अपने ट्रायल को किसी भी इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड में अपने प्रॉफिट के लिए प्रस्तुत कर सकते हैं, जो पैसे लेकर ये नापने का काम करते हैं कि ये जो ट्रायल हुआ ये ठीक हुआ, ये नैतिक तौर पर ठीक था। मतलब पैसे लेकर कोई व्यक्ति रिश्वत लेकर ये बताए कि इस व्यक्ति ने चोरी नहीं की है, इस व्यक्ति ने गड़बड़ नहीं की है, उसको क्लीन चिट देने का काम करे। कल्पना कीजिए कि आप कोई ऐसा पंच या ऐसा सरपंच है जो खुद पैसे लेकर न्याय देने का काम, कोई जज ऐसा है जो पैसे लेकर मुकदमे का फेवर करने का काम करता है। तो ये जो इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड है, एक बोर्ड में गए, एक बोर्ड में यदि अनुमति नहीं मिली तो फार्मा कंपनियों के सामने दूसरे बोर्ड के पास जाने का अधिकार रहता है। और ये इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड जब कोई ट्रायल होता है तो वो ये नहीं पूछते कि अध्ययन में भाग ले रहे लोगों को
पर्याप्त रूप से सूचित किया गया था कि अध्ययन क्या है, क्या रिस्क फैक्टर है, किस प्रकार से है, रिसर्च को स्पॉन्सर कौन कर रहा है, ये अध्ययन में किसी प्रकार का आग का खतरा तो नहीं है, किसी प्रकार से जान का खतरा तो नहीं है, जो गिनी पिग्स हैं उनकी स्थिति कैसी है, उसके बारे में वो कोई बात नहीं करते। वो केवल खाना पूर्ति की बात करके ट्रायल को इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड अनुमति देने का काम करते हैं। ऐसा आरोप कार्ल इलियट लगाने का काम करते हैं। गिनी पिग के बारे में कार्ल इलियट आगे कहते हैं कि गिनी पिग को जो रिक्रूट करने वाले होते हैं वो एक ठेकेदार टाइप के लोग होते हैं, और जो ट्रायल रिक्रूटर हैं उनके साथ गिनी पिग का एक बहुत अलग प्रकार का रिश्ता होता है। वो दवाओं का ट्रायल करते हुए ये देखने की कोशिश नहीं करते कि ये जो दवा ली है इसका ट्रायल तो 3 महीने का 6 महीने का था, लेकिन 3 महीने 6 महीने के बाद उस गिनी पिग के ऊपर जिसके ऊपर ट्रायल किया गया उसके ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा। मेडिकल साइंस ये कहता है, एथिक्स ये कहते हैं कि एक व्यक्ति के ऊपर यदि ट्रायल हुआ तो उस दवा का इफेक्ट बाद तक रह सकता है, तो उस गिनी पिग के ऊपर जो दूसरा ट्रायल होगा, जो सेकंड ट्रायल होगा, उसमें 1 से 2 महीने का समय होना चाहिए। लेकिन होता क्या है, गिनी पिग क्योंकि बेरोजगार व्यक्ति है, शराबी व्यक्ति है, उसके पास कोई काम नहीं है, और उसके लिए तो ये जो ट्रायल करना है, ये ट्रायल एक तरीके से नौकरी है, तो वो सूचित नहीं करता, और एक ट्रायल खत्म होता है तो तुरंत दूसरे ट्रायल के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेता है। कार्ल इलियट क्या कहते हैं कि दूसरी टेस्टिंग साइट पर जब गिनी पिग जाता है तो ट्रायल में भर्ती होने के लिए, क्योंकि उसको पैसे चाहिए, इसलिए वो अपनी मेडिकल हिस्ट्री के बारे में झूठ बताते हैं। किसी दवा का ट्रायल करना है और ऐसे मरीज पर करना है जिसको शुगर नहीं है या शुगर है, तो मरीज से पूछा जाएगा, उसको पता है कि शुगर नहीं होने वाले मरीजों को लिया जाएगा, तो उसको शुगर होगी तो भी वो क्या कहेगा कि मुझे शुगर नहीं है। तो वो झूठ बोलता है, क्यों? ताकि वो नौकरी पा सके, ताकि उसको वो पैसा कमा सके। क्यों? यदि उसने सच बोल दिया तो उसको ट्रायल में भागीदारी नहीं मिलेगी, और ट्रायल में भागीदारी नहीं मिलेगी तो उसको पैसे नहीं मिलेंगे। आपने देखा होगा कि कई शहरों में जो खून को बेचने वाले गिरोह काम करते हैं। कैसे काम करते हैं? जिन लोगों को खून की आवश्यकता होती है, वो खून बेचने वाले गिरोह ऐसे नशेड़ी लोगों को, ऐसे शराबी लोगों को, चरसी लोगों को, ड्रग एडिक्ट लोगों को पकड़ते हैं, और वो कहते हैं कि आप खून ब्लड डोनेट कर दो, और ब्लड डोनेट करने के बाद आपको ये 2000-5000 रुपए मिल जाएंगे। वो क्योंकि बेरोजगार और लापरवाह व्यक्ति हैं, शराबी व्यक्ति हैं, नशेड़ी व्यक्ति हैं, उनके लिए पैसे कमाने का और कोई साधन नहीं है, तो वो अपना खून बेचकर पैसे कमाते हैं। अब होता क्या है कि खून दिया, तो खून देने के बाद एक जो नियम होता है कि एक व्यक्ति ने यदि ब्लड डोनेट किया तो वो 20 दिन बाद, 30 दिन बाद, 40 दिन बाद ही दोबारा ब्लड डोनेट कर सकता है, क्योंकि ब्लड के अंदर जो क्वालिटी है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, वो तभी मेंटेन हो पाएगी जब एक रेगुलर इंटरवल के बाद ब्लड डोनेट किया जाएगा। लेकिन ये जो नशेड़ी ब्लड डोनेट करते हैं, तो ये ब्लड डोनेट करते हुए इस बात की परवाह नहीं करते और झूठ बोलते हैं कि हमने तो पिछले 2 महीने से ब्लड डोनेट नहीं किया। क्यों? क्योंकि उनको खून बेचना है। यदि वो डॉक्टर के सामने सच बता देंगे कि मैंने अभी परसों ब्लड डोनेट करके शराब पी थी, तो डॉक्टर उसका खून लेगा नहीं। अगर वो सच बताएंगे कि मैं चरस पीता हूं, मैं अफीम पीता हूं, मैं गांजा फूकता हूं, तो डॉक्टर उनका खून नहीं लेंगे। इसलिए झूठ बोलने के लिए, जैसे ये खून बेचने वाले नशेड़ी लोग झूठ बोलने का काम करते हैं, ऐसे ही कार्ल इलियट ये कहते हैं कि फार्मा कंपनियों की जो रिसर्च और ट्रायल होता है, उस ट्रायल में भी ऐसे ग्रुप सक्रिय हैं, ऐसे ठेकेदार सक्रिय हैं, जिनके अंडर में ये गिनी पिग जैसे लोग काम करते हैं, और ये किसी भी प्रकार के मेडिकल एथिक्स का पालन नहीं करते, और ये किसी भी प्रकार के झूठ बोल सकते हैं। अब ऐसी झूठ बोलने वाले लोगों के ऊपर यदि दवा का ट्रायल होगा, उससे जो रिजल्ट आएगा, और उससे जो रिजल्ट आएगा उसके आधार पर कोई दवा बनेगी, और उस दवा को आप और हम खाएंगे, तो उससे क्या परिणाम निकल सकता है, आप अंदाजा लगा के देख सकते हैं। एक बार जब गिनी पिग किसी ट्रायल में हिस्सेदार बन जाता है, तो ये ठेकेदार लोग ये नहीं चाहते कि वो ट्रायल छोड़कर जाए। उसको यदि किसी प्रकार के साइड इफेक्ट या नुकसान भी आएंगे, तो वो सोचते हैं कि ये गिनी पिग लास्ट तक ट्रायल में बना रहेगा तो हम ट्रायल को पूरा कर पाएंगे, नहीं तो ट्रायल फेल हो जाएगा। तो वो उसकी पेमेंट रोक कर रखते हैं। पेमेंट रोक कर रखने के कारण वो गिनी पिग यदि किसी ट्रायल को बीच में छोड़कर जाना चाहे तो भी जा नहीं सकता। एक तरीके से बंधुआ मजदूरों जैसी जो ठेकेदारी की प्रथा है, वैसी इन ट्रायल के अंदर अपनाई जाती है। ऐसा आरोप कार्ल इलियट अपनी बुक में लगाते हैं। एक गिनी पिग जेम्स रॉकवेल की वो कहानी बताते हैं। वो कहते हैं कि जेम्स रॉकवेल एक ऐसा ही नौजवान था, वो ऐसा नौजवान था जो
ऐसे ही गिनी पिग का काम करता था, टेस्टिंग ट्रायल में भाग लेता था, उससे जो पैसे मिलते थे उससे गुजारा करता था। उसने बताया, कार्ल इलियट को बताया कि उसने अल्जाइमर बीमारी की एक दवा के लिए 30 दिनों के ड्रग ट्रायल में भाग लिया। अब इस 30 दिनों के ड्रग ट्रायल में भाग लेने के लिए उसको रोज सुबह खुराक लेने की जरूरत थी। रोज वो खुराक लेता था, लेकिन उसको एक जरूरी काम से अपने शहर से बाहर जाना था। तो उसको लगा कि यदि मैं शहर से बाहर जाऊंगा तो मैं इस ट्रायल से बाहर हो जाऊंगा, और ट्रायल से बाहर हो जाऊंगा तो जितनी पेमेंट मुझे इस ट्रायल की मिलने वाली है वो पेमेंट मिलेगी नहीं। तो उसने ट्रायल के दौरान एक दिन बेहोश होने का नाटक किया, ताकि बेहोशी में यदि उसको ट्रायल से हटाया जाएगा तो उसको पूरा पैसा मिलेगा। डॉक्टर ने, जो ट्रायल करने वाली एजेंसी थी, उन्होंने कोशिश की कि किसी भी तरीके से ये ट्रायल छोड़ दे, अपनी मर्जी से चला जाए यदि ये बेहोशी दिखा रहा है, और लास्ट तक उसको ट्रायल की पूरी राशि नहीं दी। तो इस प्रकार से धोखाधड़ी करने का काम इन गिनी पिग के साथ होता है, और ये गिनी पिग खुद भी ट्रायल करने वाली कंपनी के सामने कोई झूठा नाटक करने का, धोखाधड़ी करने का काम करते हैं। और जो गिनी पिग हैं, अधिकांश जो गिनी पिग हैं, वो ये जानने की कोशिश करते हैं कि कौन सा रिसर्च ट्रायल ठीक है, सुरक्षित है, उसी का हिस्सा बनते हैं। जिस रिसर्च ट्रायल में कोई हृदय रोगों की दवाओं का रिसर्च ट्रायल है, मनोरोग की दवाओं का रिसर्च ट्रायल है, जिसमें किसी प्रकार का नुकसान होने की संभावना है, ऐसे रिसर्च ट्रायल में ये गिनी पिग हिस्सा नहीं बनते। हिस्सा बनते हैं तो दवाई लेते हुए बचने की कोशिश करते हैं, डोज को कम करके लेने की कोशिश करते हैं। प्रेक्सेल इंटरनेशनल के एक ट्रायल के बारे में डॉक्टर कार्ल इलियट जानकारी देते हुए कहते हैं कि हेल्थ वॉलंटियर के लिए सबसे खतरनाक आपदा मार्च 2006 में लंदन शहर में आई। वो कहते हैं कि लंदन में नॉर्थविक पार्क हॉस्पिटल में प्रेक्सेल इंटरनेशनल एक अमेरिकी बायोफार्मा सर्विसेज देने वाली एक फर्म है, जो ठेकेदार है एक तरीके से, जो फार्मा कंपनियों को अपनी सर्विसेज देता है। यह जो ड्रग का अप्रूवल है उसकी प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए फार्मा कस्टमर को के लिए क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल करता है। तो वो कहता है कि एक क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल किया गया, जिसमें एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के फर्स्ट स्टेज के ट्रायल में जिन वॉलंटियर्स ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया था उनको 2000 पाउंड दिए गए, और यह ट्रायल रूमेटाइड आर्थराइटिस और मल्टीपल स्क्लेरोसिस के लिए किया गया था। 6 वॉलंटियर ने 2000 पाउंड के लालच में अपने आप को इस ट्रायल का हिस्सा बनाया, और इस ट्रायल का हिस्सा बनाने के बाद जब उन्होंने ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज की दवाएं लेनी शुरू की तो उनके शरीर के अंदर बहुत गंभीर इन्फ्लेमेशन शुरू हो गई, उनके ऑर्गन फेलियर हो गए, और इमरजेंसी में उनको हॉस्पिटल में भर्ती करवाना पड़ा। कई हफ्तों तक वो हॉस्पिटल में भर्ती रहे। एक व्यक्ति की हाथ की और पैरों की उंगलियां काट दी गई, और उन 6 के 6 लोगों को बहुत लंबी अवधि तक ऐसे गंभीर नुकसान हुए कि जिनकी जानकारी भी नहीं दी जा सकती, जिनकी जानकारी पब्लिश नहीं की गई। तो ऐसे जो रिसर्च की जाती है उसमें जो गिनी पिग हैं उनके ऊपर ऐसे ऐसे ट्रायल किए जाते हैं जिसमें उनको गंभीर नुकसान होने का खतरा भी रहता है, लेकिन फिर भी ये गिनी पिग नाम के लोग ट्रायल में हिस्सा बनने के लिए पैसे के लालच से हिस्सा बनते हैं। मतलब क्या है, समझने की बात यह है कि ये जो जितनी फार्मा सिस्टम है, जितनी मेडिकल लॉबी है, ये सब पैसे के दम पर खड़ी हुई है कि पैसा देकर दवा खरीदो, पैसा देकर दवा बनाई जाएगी, पैसा देकर दवा के ऊपर रिसर्च किया जाएगा, पैसा देकर दवा का अप्रूवल दिया जाएगा, पैसा देकर डॉक्टर को दवा लिखवाई जाएगी, पैसा देकर दवा बेची जाएगी, पैसा देकर साइड इफेक्ट पैदा किए जाएंगे। एक अलग एग्जाम्पल में कार्ल इलियट ये कहते हैं कि ऐसे ही एक गिनी पिग थे ट्रेसी जॉनसन एक हॉस्टल में रहने वाले एक विद्यार्थी थे, एक स्टूडेंट थे। जनवरी 2004 में उनको पैसों की जरूरत थी, और पैसों की जरूरत थी तो उनसे ऐसे ही किसी ठेकेदार ने संपर्क किया कि तुम्हें कार चाहिए, कार खरीदने के लिए पैसे चाहिए, तो आपको बहुत से पैसे चाहिए, तो हम फार्मा के ट्रायल करते हैं, आप हमारे ट्रायल में हिस्सेदार बन जाओ तो आपको हम बहुत सारे पैसे देंगे। तो एली लिली नाम की एक बड़ी कंपनी है, वो अपनी एक एंटी डिप्रेसेंट दवा सिम्बाल्टा के लिए फार्मा ट्रायल कर रही थी। उसने ट्रेसी जॉनसन को उस फार्मा ट्रायल का हिस्सा बनाया कि आपको बहुत से पैसे दिए जाएंगे। कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर के 5 स्टार बोनकॉर्म FSBC की एक सहायक कंपनी में
एक इम्यूनोसप्रेसिव दवा के ट्रायल में भाग लिया। ट्रेसी जॉनसन ने अपने आप को उस दवा के ट्रायल का हिस्सा बनाया। उनको एक ऐसे दवा के ट्रायल के व्यक्ति के साथ रखा गया जिनको खून की उल्टी हो रही थी। उन्होंने बहुत सी शिकायत की कि मेरा बिस्तर चेंज कर दिया जाए, इनके ऊपर जो ट्रायल चल रहा है इनके साथ नहीं रहना चाहता, लेकिन फिर भी उनको वहीं पर रखा गया। और नतीजा क्या हुआ कि ये ट्रायल करते करते ट्रेसी जॉनसन ने आत्महत्या कर ली। एक बच्चा, एक विद्यार्थी जिसको ट्रायल में बचाने वाली दवाओं के नाम पर ट्रायल का हिस्सा बनाया गया लालच देकर, लेकिन उसको सुसाइड करनी पड़ी। ऐसे ही एक और कहानी डॉक्टर कार्ल इलियट बताते हैं। वो कहते हैं कि मैं जो मेरे मेडिकल स्कूल में जो नैतिकता की शिक्षा देने का काम करता था, तो मैं एक बार पढ़ा रहा था, तो पढ़ाते हुए मुझे एक डॉक्टर मिला और उसने कहा कि मैं आपके जो मेडिकल एथिक्स की कुछ क्लासेस ज्वाइन करना चाहता हूं। तो कार्ल इलियट को महसूस हुआ कि ये मेरी क्लासेस में क्यों आना चाहता है। फिर उसने पूछा, पता किया, तो ये पता लगा कि इसको सजा दी गई है कोर्ट की ओर से कि तुम मेडिकल एथिक्स की कि किस प्रकार से चिकित्सा विज्ञान में नैतिकता होनी चाहिए, इसके बारे में कुछ क्लासेस अटेंड करो। तो उन्होंने जब जानकारी की और जानकारी करने के बाद जब उन्होंने उसको शोधकर्ता फारूक अबुज्जाहब के बारे में जब जानकारी की तो ये पता लगा कि ये पहले प्राइवेट प्रैक्टिस में जाने से पहले यूनिवर्सिटी का एक फैकल्टी मेंबर था और एक बार यह साइकेट्री सोसाइटी के एथिक्स कमेटी का प्रेसिडेंट भी रह चुका है। वह सेंट पॉल मिनेसोटा की राजधानी के प्रिज्म रिसर्च नाम के एक प्रॉफिट टेस्टिंग साइट खोली। डॉक्टर फारूक जो उनकी क्लास में आया था, उसने एक टेस्टिंग साइट खोली थी जो प्रॉफिट कमाने के लिए था। और उसने बताया कि मुझे ये पता लगा कि ये जो डॉक्टर फारूक है, इसकी देखरेख में 46 रोगियों को गंभीर इंजरी हुई ट्रायल करते हुए, या उनमें से कुछ की मौत हो गई। और 17 जो उन्होंने ट्रायल किए उसके रिसर्च सब्जेक्ट में थे जो उसको प्रायोजित कर रहे थे। आगे उनको पता लगा कि डॉक्टर फारूक अब्जुब्बाहब है, ये मानसिक रूप से परेशान और कमजोर रोगियों को इन्होंने ट्रायल का हिस्सा बनाया और यह देखे बिना कि वो अध्ययन ट्रायल के अंदर शामिल होने की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर रहे हैं नहीं कर रहे, और उनकी खराब स्थिति होने के बाद भी उनको ट्रायल का हिस्सा रखा। मतलब क्या हुआ, 46 लोगों की या तो मौत हो गई या उनको गंभीर दुर्घटना हो गई। फिर बोर्ड ने जब जांच की तो डॉक्टर फारूक को जनता के लिए खतरा माना और उसका लाइसेंस निलंबित कर दिया। फिर जब कार्ल एलियट ने और पता किया कि मैं और पता करता हूं कि क्या ये ट्रायल के नाम पर क्या क्या घपला चल रहा है, तो उन्होंने पता लगाया कि बोस्टन ग्लोब में, जो अमेरिका का डेली न्यूज़पेपर है, उसमें एक न्यूज छपी थी। सुसान एंडरसबे नाम की एक 41 साल की महिला जो सिजोफ्रेनिया से और गंभीर सुसाइडल थॉट से जूझ रही थी, वह एक दवा ले रही थी और उस दवा से उसको काफी आराम था। इस डॉक्टर फारूक ने अपने एक ट्रायल में इसको एक एंटीसाइकोटिक दवा, साइकोटिक दूसरी दवा दे दी और उसकी पहली दवा छुड़वा दी। पहली दवा छुड़वाने के बाद दूसरी दवा देने के कारण उस महिला को जब एक दिन हॉस्पिटल से छुट्टी मिली तो नदी में कूदकर उसने अपने आप को खत्म कर लिया, अपने आप की आत्महत्या कर ली। तो एक व्यक्ति का केस बताते हुए कार्ल इलियट ये कहते हैं कि एक डॉक्टर फारूक के कारण 46 लोगों को गंभीर इंजरी का सामना करना पड़ा, एक महिला ने सुसाइड कर लिया। क्यों? क्योंकि उसका जो ट्रायल करने का तरीका था वो मैच्योर तरीका नहीं था। आगे वो बताते हैं कि इसी डॉक्टर फारूक ने मादक द्रव्यों को, ड्रग्स का सेवन करने वाली महिला को एक गंभीर आत्महत्या के प्रयास के तुरंत बाद एक जो नुकसान करने वाली दवाएं हैं उनकी बड़ी डोज दे दी और उस बड़ी डोज के कारण, उस ओवरडोज के कारण उसने भी आत्महत्या कर ली। डॉक्टर फारूक के ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई और मिनोसेंटा लाइसेंसिंग बोर्ड से उसके लाइसेंस को निरस्त कर दिया गया। वेबसाइट के ऊपर उसकी पूरी जानकारी की गई, अनुसंधान के ऊपर किस प्रकार से दुरुपयोग होता है उसका दस्तावेजीकरण किया गया। और डॉक्टर फारूक के बारे में वो कहते हैं कि 1998 में ये जब मैंने देखा और उसके बाद जब मैंने बाद में 2003 में देखा, तो 2003 में डॉक्टर फारूक ने जिसका लाइसेंस निलंबित कर दिया था, उसने फिर भी कई सारे ट्रायल में भाग लिया, उनको लीड करने का, उनमें सहयोग करने का काम किया। और डॉक्टर कार्ल इलियट ये कहते हैं कि 2003 में अमेरिकन साइकेट्रिक
एसोसिएशन ने उन्हें एक विशिष्ट जीवन फेलोशिप से सम्मानित भी किया। अब इस एग्जाम्पल से क्या कहते हैं वो, इस एग्जाम्पल से वो ये कहना चाहते हैं कि इस मेडिकल ट्रायल के सिस्टम में कौन व्यक्ति ठीक है कौन व्यक्ति गलत है इसका पता नहीं लग पाता, और पता लग भी जाता है तो ये प्रक्रिया इतनी खराब है कि इसमें कुछ गलत व्यक्ति जो गिनी पिग को ठेके पर लेने का काम करते हैं, गिनी पिग गलत है, गिनी पिग के बीच में जो मीडिएटर हैं उनमें बहुत बड़ी गड़बड़ है, जो रिसर्च करते हैं तो रिसर्च के नाम पर घोटाला और गड़बड़ करने वालों की एक बड़ी संख्या है। तो वो कहते हैं कि हम जिस व्हाइट कोट को अपना आदर्श मानते हैं वो व्हाइट कोट नहीं है, वो एक ब्लैक हैट के नीचे छुपा हुआ ऐसा सिस्टम है जिसमें मरीज की जान के साथ गंभीर खिलवाड़ किया जाता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस सफेद कोट को बदनाम करने का काम करते हैं। आगे क्या कहते हैं, आगे कार्ल इलियट ये कहते हैं कि दवाओं का ऑफ लेवल जो प्रमोशन होता है उससे बहुत बड़ा नुकसान होता है। वो कहते हैं कि ऑफ लेवल प्रमोशन क्या है कि मान लीजिए पैरासीटामोल किसी ने बनाई, पैरासीटामोल बनाई तो है बुखार को कम करने के लिए। अब पैरासीटामोल को कोई बुखार को कम करने की जगह ये कहे कि ये सिर दर्द को ठीक करती है, ये पेट के दर्द को ठीक करती है, ये प्रेगनेंसी में अच्छी है, ये मूड को ठीक करती है, किसी और रोग के लिए बेचा जाए। मान लीजिए कि हल्दी एंटीबायोटिक का काम करती है और कोई व्यक्ति ये कहे कि हल्दी दस्त रोकने का भी काम करती है, तो ये ऑफ लेवल प्रमोशन हो गया। तो डॉक्टर कार्ल इलियट ये कहते हैं कि बहुत सी कंपनियां ऑफ लेवल प्रमोशन के नाम पर, पैसे कमाने के नाम पर दवाओं का दुरुपयोग करते हैं। वो कहते हैं कि एंटी सीजर ड्रग है न्यूरोंटिन के नाम से, जिसका ब्रांड नेम गैबापेंटिन है। वो कहते हैं कि इस दवा का प्रयोग 80% ऑफ लेवल के रूप में किया जाता है। मतलब दवा बनाई बुखार के लिए, बेची जा रही है सिर दर्द के लिए, और कंपनी बेच रही है। क्यों? क्योंकि उसको पैसे की कमाई हो रही है। आगे वो रिसर्च में कहते हैं कि इस दवा के ऑफ लेवल प्रमोशन में कि ये दवा जो एंटी साइकोटिक दवा है इसको बेचा जा रहा है दूसरे काम के लिए, उसका कोई भी साइंटिफिक एविडेंस नहीं था। अब डॉक्टर कार्ल इलियट का मतलब क्या है, वो ये कहते हैं कि एली लिली नाम की एक कंपनी ने जिप्रेक्सा नाम की एक दवा का ऑफ लेवल प्रमोशन किया और उसके ऊपर उनके ऊपर 10,000 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया। जिप्रेक्सा एक एंटी साइकोटिक दवा है, एफडीए ने उसको सिजोफ्रेनिया और बाइपोलर डिसऑर्डर के लिए अप्रूव किया था, ट्रायल उसके लिए हुआ, उसी के ऊपर असर करती थी। लेकिन एली लिली कंपनी ने इसको बड़ी उम्र के लोगों के अंदर जो एजिटेशन और आक्रामक व्यवहार होता है उसके ऊपर प्रमोट किया, और उसके ऊपर प्रमोट करके उन्होंने करोड़ों डॉलर कमाए, और करोड़ों डॉलर कमाने के बाद उसके ऊपर 10,000 करोड़ का जुर्माना किया गया। ऐसा ही एक एग्जाम्पल वो बताते हैं कि 1994 से लेकर 2002 के बीच एक सहयोगी कंपनी की एक दवा थी न्यूरोंटिन, जिसकी दवा हमने की, इसको मिर्गी के उपचार के लिए अप्रूव किया गया था। लेकिन कंपनी ने इसको बाइपोलर डिसऑर्डर के लिए, माइग्रेन के लिए, बेचैनी के लिए इसको प्रमोट करना शुरू किया। इस ऑफ लेवल प्रमोशन के लिए दूसरी बीमारी जिसके लिए रिसर्च नहीं थी, इसके लिए कोई साइंटिफिक डाटा नहीं था, फिर भी कंपनी ने इसको जबरदस्ती बेचा, और जबरदस्ती बेचकर इससे हजारों करोड़ रुपए की कमाई की। और हजारों करोड़ रुपए की कमाई करने के बाद इस दवा के ऑफ लेवल प्रमोशन के लिए इसके ऊपर जुर्माना लगाया गया। तो डॉक्टर कार्ल इलियट क्या कहते हैं कि पहला तो रिसर्च गलत, रिसर्च करने वाले गलत, जिनके ऊपर रिसर्च है वो रिसर्च गलत। और मान लीजिए उस रिसर्च के आधार पर दवा बन भी गई, तो आपको डॉक्टर जो दवा लिख रहा है, हो सकता है जिस बुखार की दवा को आप बुखार की दवा समझ के खा रहे हो, उस दवा को जो अनुमति मिली हो वो सिरदर्द की दवा के रूप में मिली हो, और आप उस सिरदर्द की दवा को जिसके ऊपर रिसर्च सिरदर्द के नाम से हुई हो उसको बुखार की दवा समझकर खा रहे हैं। तो डॉक्टर कार्ल इलियट ने अपनी पुस्तक व्हाइट कोट ब्लैक हैट में ऐसे सारे प्रमाणों के साथ, इनके तर्क तथ्य और प्रमाणों के साथ फार्मा कंपनी की, फार्मा लॉबी की पोल खोलने का काम किया है। और अधिक आपको जानकारी चाहिए तो वैदिक चैनल को इसी प्रकार से राष्ट्र गौरव के कार्यक्रम में देखते रहिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की।